प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज का यह फोर्थ पेपर है जो जुलाई 2013 में हुए सीटेट की परीक्षा में पूछे गए सीडीपी के प्रश्नों का संकलन होगा। इसके पहले 2011 यानी कि 18 नवंबर 2012 और 29 जनवरी 2012 और 26 जून 2011 यानी कि 2011 और जनवरी 12 और नवंबर 12। इसके बाद ये कौन सा पेपर है? ये है जुलाई 2013 का पेपर, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में बड़ी भूमिका निभाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज अवश्य देख लेनी चाहिए, चाहे वह बुक के माध्यम से हो या यूट्यूब चैनल की सहायता से हो। यदि आपने पिछले 3 वीडियो डाले जा चुके हैं, 2012 के 2 और 2011 का 1 वीडियो सीडीपी का, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वे टू लर्न स्टडी एक्स में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पहला प्रश्न है हमारा 2013 का, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना और वर्गीकृत करना। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए कोई सूचना है और आपको उसका विश्लेषण करना है, तो आप कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया का यूज करेंगे? तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप उसको अंतर करेंगे, ठीक है। जो सूचनाएं हैं तो उनमें आप क्या करेंगे? अंतर करेंगे, तब आप सूचना का विश्लेषण कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको अंतर करना कह सकते हैं, या इसको विभेद करना बोल सकते हैं, या इसको वर्गीकरण करना बोल सकते हैं। देखिए, वर्गीकृत और वर्गीकरण दोनों मिलता जुलता है, लेकिन हमारा जो ज़्यादा सही आंसर है तो वो क्या है? अंतर करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे दूसरा कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है, ठीक है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षा के पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों या अभिभावकों के द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी क्या है? ये राजेश कैसा बालक है? राजेश वैसा ही बालक है जो आपकी कक्षा में 1-2 बालक ऐसे होते थे जिनको जब देखो, या इंटरवल हो या स्टार्टिंग में पहुंच जाना, विद्यालय जल्दी पहुंच जाना, फिर भी वो किताबों के साथ लगे होते थे। यानी कि जो ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते थे, ठीक है। तो ये सब ऐसा क्यों हो पाता है? तो वही कह रहा है कि इसमें क्या रीज़न है। देखिए, वो क्या है, वो अपनी एक तो कोर्स की किताबें सारी खत्म कर ले रहा है, पुस्तकालय में दिन भर जाके पढ़ता रहता है, इंटरवल में जाके वो क्या करता है, अपना जो परियोजना है यानी कि जो कार्य होता है उसका वो भी कंप्लीट कर लेता है। और उसके अभिभावकों और शिक्षकों को कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि तुम पढ़ो कि ना पढ़ो, क्योंकि क्या, वो खुद अपने मन से इतना जागरूक है, पढ़ता रहता है, मोटिवेट रहता है। तो क्या रहता है, वो अंदर से क्या रहता है, जब अंदर से कोई व्यक्ति अभिप्रेरित रहेगा, मोटिवेट रहेगा, तभी वो क्या करेगा, तभी वो अपने काम का आनंद ले पाएगा और वो क्या होगा, सर्वाधिक बेहतर तरीके से वर्णित उसके बारे में किया जा सकता है। यानी कि क्या होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही क्या है हमारा, यही हमारा बेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, समझ गया आप कि जो प्री प्राइमरी यानी कि पूर्व प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। वो क्या होते हैं, वो हमेशा खोजबीन में लगे होते हैं। वो इसलिए नहीं लगे होते कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपनी उपेक्षा को कम करना चाहते हैं। उपेक्षा कम करने का मतलब क्या होता है? उपेक्षा एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा क्या, इग्नोरेंस। वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई इग्नोर करे, वो चाहते हैं कि सब उन पर अटेंशन दे, यानी कि सब उन पर ध्यान दें। तो इसलिए क्या करते हैं वो, इसीलिए वो क्या होते हैं, खोजबीन में लगे रहते हैं। वो शांत बैठना बिल्कुल नहीं पसंद करते, और जब आप उनको हतोत्साहित कर देते हैं तो क्या होते हैं, मुँह बना के बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, तो यहाँ पे वह ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, ठीक है। वो अपने इग्नोरेंस से बचने के लिए, यानी कि वो नहीं चाहते कि हमें कोई इग्नोर करे, इसलिए क्या करते हैं। और देखिए आगे अगला ऑप्शन, कक्षा के साथ संबंध, उनको संबंध से कोई मतलब नहीं है, ना वो कक्षा में अव्यवस्था फैलाने आते हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि लोग हमें देखें और वो अटेंशन गेन करना चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी बात होती है। इसलिए ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ को डेस के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, यानी कि किसकी, देखियो यहाँ पे एक तो बात किसकी हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है। यहाँ पे विद्यार्थी की बात नहीं हो रही। विद्यार्थी की बात अलग होती है, शिक्षक की अलग होती है, विद्यालय की अलग होती है। और जब जूनियर की सीडीपी पढ़ेंगे तो जूनियर की सीडीपी में अंतर वहाँ अलग आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे शिक्षक की बात हो रही है, तो आप शिक्षक के दृष्टिकोण से सोचेंगे। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, यानी कि क्या है, निष्पक्ष रूप से जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उनका अभ्यास करते रहें, वो ऐसा नहीं है, ठीक है।
शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। अगर आप बच्चे के संवेगों में नियंत्रण बना लेंगे या आप उसके भाव विचारों को रोक देंगे तो क्या है, वो आपसे कोई प्रश्न पूछ ही नहीं पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी कि आपके पास जितने भी कौन है शिक्षार्थी हैं, जो बालक हैं, जो पढ़ने आए हैं, तो आप में यह एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बच्चे को देख सुन समझ और उसके मतलब वर्तमान को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि किस बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। तो क्या इस बात की आप में क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप में कोई, यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे तो आप में लोग क्या देखते हैं, यही कि आप बच्चे की समस्या को समझ सकें, यानी कि आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। समस्या समाधान आप तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। आगे देखते हैं, शिक्षार्थी को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। आपको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना, ठीक है। तब क्या करेंगे, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट होंगे, ठीक है, तभी आप उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, पढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बाधा नहीं डालनी, ठीक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित है। विकास यानी कि सीखना हमारा समाज से और सांस्कृतिक से अप्रभावित थोड़ी है, तो उससे प्रभावित होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, किसी के सीखने का एक फिक्स पैटर्न थोड़ी होता है। कोई धीमी गति से सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा नेगेटिव। ऑप्शन कौन सा बचता है, लास्ट। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी कि जो खेल है या खेल का मैदान है, ये जो खेलने के लिए आप बच्चे को भेज देते हैं, तो क्या है, वो आपकी सामाजिक दक्षता में आपको क्या बनाता है, सार्थक बनाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या कहता है कि आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। प्रश्न को फिर से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या है, अच्छा है। आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण में क्या होता है, हमेशा आनुवंशिकता और वातावरण क्या होती है, गुणात्मक होती है, योगात्मक कभी नहीं होती, ठीक है। भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य बताना। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं। जरूरी है क्या कि 50-50% कही दे, 60-40 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है, तो ये फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है। अगला, समवयस्क और जीन्स, जीन्स का मतलब यानी कि उनके जो पैतृक, ठीक है, सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, योगात्मक नहीं होता, ठीक है। इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। जो आनुवंशिकता और वातावरण होते तो क्या होते, वो साथ साथ चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक साथ परिचालित नहीं होते, तो ये क्या है, ये तो गलत है हमारा, तो इसको कट कर देंगे। डी क्या कह रहा है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता। तो ऐसा फिक्स थोड़ी है कि सहज रुझान के लिए हम वातावरण से संबंधित है और वास्तविक के लिए आनुवंशिकता, कुछ भी हो सकता है। वास्तविक के लिए मान लीजिए कि किसी अभी कोई प्रोजेक्ट में कोई काम है, वो हमारी आनुवंशिकता हम उसको ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, या इन्वायरमेंटल देख के या वातावरण देख के उसको ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं है, ये इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। समवयस्क और जीन्स, यानी कि जीन्स का मतलब क्या है, एक प्रकार की आनुवंशिकता, यानी कि जो पितृक, ठीक है। समवयस्क और जीन्स का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता। ये कैसा होता है, ये गुणात्मक होता है। तो अगर लिखा है कि योगात्मक नहीं होता, तो क्या लिखा है, सही तो लिखा है कि योगात्मक नहीं होता, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आपको अगर आप समझ पाए होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा भी सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं सामाजिकरण क्या है, किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है कि सामाजिकरण क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि मानदंडों में परिवर्तन। दूसरा, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, यानी कि शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच में संबंध। तीसरा, समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज में आधुनिकीकरण अपनाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन पुरानी चीज़ों को छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है। समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी कि समाज के जो हमारे मानदंड बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनमें एक तरीके का अनुकूलन बना लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। यानी कि अगर बात करें कि जो व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन द्वारा ही सामाजिकरण होता है, ठीक है। यानी कि जो सामाजिकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता है, ठीक है। इसके माध्यम से मानव अपने समाज या अपने समाज के मूल्यों को, रीति रिवाजों को, आदर्श या जो मतलब उद्देश्य होते हैं, इन सभी को क्या करता है, सीखता है। तो जो समाज के हमारे मानदंड है उनके साथ हम अनुकूलन बना लेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा सामाजिकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे एक पीटी खेल, उसके शिक्षक हैं, तो क्या करें कि क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। किसकी बात कर रहा है
कि जो पीटी के शिक्षक हैं तो क्या करें कि वो क्रिकेट की टीम बनाए होंगे, उनको खिलाने के लिए तो क्या करें क्षेत्ररक्षण यानी कि फील्डिंग की बात कर रहा है, फील्डिंग में सुधारना चाह रहे हैं तो वो किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अधिक अभ्यास करवाना का मतलब क्या है कि अभ्यास करके सीखना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, इसको रखते हैं अभी। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्ररक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, फिर वह मोटिवेशन नहीं देना, ठीक है, गलत। तीसरा, बेहतर से क्षेत्ररक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना, तर्क नहीं देना, ठीक है। क्षेत्ररक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी को अवलोकन करना, ठीक है, तो ये भी नहीं करना। तो हम क्या है, करके सीख के ज़्यादा भरोसा। तो यानी कि शिक्षार्थी जो है क्षेत्ररक्षण का जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा उसमें निपुण होंगे, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। यानी कि अगर कोई एक स्थिति है तो उसको अनेक दृष्टिकोणों से देख सके और उसकी सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने में अनेक अवसर उपलब्ध करवाती है, ठीक है। वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खाली स्थान करेंगे, क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। तर्कसंगत होगा या आत्मसात होगा, निर्माण होगा, सक्रियकरण होगा, क्या हो सकता है? देखो, जो वाइगॉत्स्की का हमारा सिद्धांत है तो क्या का सिद्धांत है, वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। तो क्या कह रहे हैं कि यानी कि जो हमारी क्या है, जो पुरानी चीज़ें, ठीक है, यानी कि जो, देखो फिर से पढ़ो कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। यानी कि अनेक दृष्टिकोणों से क्या करे, सराहना कर सके, ठीक है। तो वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब उनको बातचीत करवाई जा रही है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब बातचीत होगी तो बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, उनको ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे। तब क्या होगा, तब फिर वो भी उसी प्रकार से अपने विचार रख पाएंगे, ठीक है। तो क्या एक प्रकार से अवसर उपलब्ध करा रही। तो वही बताना है कि इनमें से कौन सा मतलब वर्ड है हमारा कि क्या होगा। देखो, जब ज़्यादा बातचीत करवाएंगे तो क्या होगा, हम शब्दों का क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे। यानी कि जो एक दूसरे बोलेंगे एक दूसरे से तो उनको क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे। तब हम अपने भी निर्णय बना पाएंगे, यानी कि हमारी भी कुछ ओपिनियन बनेंगे। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा, बी नंबर, ये सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। सीता ने हाथ से चावल और दाल खाना, मतलब दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, ठीक है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या किया है, अगर दाल चावल उसको दिया गया है वो खाने को उसको क्या किया, अनुकूलित किया है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है हमारा एक प्रकार की मानसिक संरचना होती है जब व्यक्ति विशेष की मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। जो स्कीमा होता है हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, साधारण और एक जटिल होता है। यानी कि अगर उसको भोजन दिया गया तो क्या है, दोनों को मिलाकर खाने लगती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो एक प्रकार का अनुकूलन करती है, यानी कि चीज़ों को अनुकूलित कर लेती है। तो जब अनुकूलित हो जाता है तो वो क्या है, वो इसके स्कीमा में सेट हो जाती हैं वो चीज़ें। तो यानी कि वो क्या, उस खाने को अनुकूलित करने लगती है, यानी कि उसको मतलब हैबिचुअल हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों में स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। कैसे किया गया है, त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं पता होंगे तो आपको समस्या होगी, ठीक है। देखिए, जो हमारे स्टेनबर्ग हैं तो उन्होंने क्या दिया, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को मतलब किस प्रकार से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, यही बुद्धि है। बुद्धि क्या है, इनके अनुसार जो बुद्धि है तो कहते हैं कि आप तर्क करते हैं और तर्क करते समय आपके मन में क्या है और उस जो आपके मन में है उसको आप किस प्रकार से प्रस्तुत कर देते हैं किसी के सामने, यही बुद्धि है, ठीक है। और इन्होंने जो त्रितंत्र के सिद्धांत दिए थे तो इन्होंने 3 चीज़ें दी थी, कौन कौन सी, संदर्भात्मक, तो क्या है संदर्भगत, ठीक है। दूसरा क्या दिया था, दूसरा इन्होंने दिया था अभिभावजन्य। अभिभावजन्य क्या है, अभिभाव यानी कि अनुभाविक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया था घटक या घटक या उपसिद्धांत। तो घटक होते हैं या जो अवयव होते हैं, घटक और अवयव एक ही बात होती है, ठीक है। तो अवयव हो गया, बचता क्या, तो 3 उन्होंने दे दिए, संदर्भगत, घटक और अनुभाविक, ठीक है। तो बचा क्या, सामाजिक। यानी कि इनके त्रितंत्र सिद्धांत में सामाजिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही की हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए प्रश्न में अतिरिक्त कह रहा है, तो ये वर्ड आपको ध्यान देने होंगे, अतिरिक्त हो गया, के सिवाय हो गया, नहीं हो गया, किंतु हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 12।
हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। अब हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत क्या है? अब आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए थे, कौन कौन से दिए थे और किस पर बल देते हैं। ठीक है, तो इस पर देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? पहला कि शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, और दूसरा सामान्य बुद्धि, तीसरा क्या है? विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, चौथा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। अगर आप हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत से परिचित होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए हल हुआ है, और अगर नहीं परिचित होंगे तो मुश्किल है। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है, तो इन्होंने क्या, इन्होंने 8 प्रकार की क्या दी थी? सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी कुल मिला के, जिनमें कौन कौन सी हो जाती है? हमारी भाषाई बुद्धि हो जाती है, तार्किक या गणितीय बुद्धि हो जाती है, संगीतात्मक बुद्धि हो जाती है, शारीरिक गति और संबंधी या अंतर्वैयक्तिक प्रकृतिवादी, इस तरीके से। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आप अगर शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो हर व्यक्ति शिक्षक ही बनना चाह रहा है। किसी को मान लीजिए पढ़ाने में रुचि है, किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को खेल कूद में रुचि है, किसी की दूसरी चीज़ों में रुचि है, तो सबका क्या है? बुद्धि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताएं, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्या है? विशेषताएं हैं। तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो अब आज का काम क्या है? आज आप करेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के जितने सिद्धांत हैं, ये जितने भी प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है, वो सारी की सारी देखेंगे जाकर। तो इस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का मतलब निकलेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या कर रहा है कि था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। ये किस प्रकार की ध्वनियाँ? 3 ध्वनियों को बताना। देखो, जो हमारी स्वनिम ध्वनि होती है, तो ये हमारी क्या होती है? ये ध्वनि के दृष्टिकोण से हमारी सबसे छोटी ध्वनि होती है। किसके दृष्टिकोण से? ध्वनि के दृष्टिकोण से। और जो हमारी ये रूपिम होती है, तो ये क्या होता है? ये अर्थ के दृष्टिकोण से। यानी कि जब आपसे पूछेगा कि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है, यानी कि सबसे अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटा मतलब ये का रूप कौन सा, तो वो रूपिम होगा। ठीक है, और जब केवल ध्वनियों के उससे पूछेगा सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगी? वो स्वनिम होगी। और जब अर्थ की दृष्टि से पूछेगा तो वो रूपिम हो जाएगी। ठीक है, और शाब्दिक शब्द हो जाता है, लेकिन लिखने वाला हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? तो इसने किसने पूछा? इसने ध्वनियों के इकाई पूछी। ठीक है, तो क्या होगी? स्वनिम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है इसका। अगला देखेंगे, कक्षा में जेंडर है, ये जेंडर नहीं, जेंडर है। ठीक है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए, इसको जेंडर कर लें। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही तो बनाते चले आए, तो यही तो जेंडर बेस है। तो ये नहीं करना आपको क्या करना है? आपको बच्चे और यानी कि बालक और बालिका को दोनों को समान अवसर देने हैं। ठीक है, आपको किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। आप जितना समान अवसर देंगे, आप उतना ज़्यादा रूढ़िवादिता को खत्म करेंगे। दूसरा क्या करा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक बात, थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। अगला पढ़ते हैं, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। तो अगर आप किसी को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? विभेदित तो कर रहे हैं। तो आपको अच्छा या अच्छी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। अगर लड़कियों को निरुत्साहित करोगे तो हाल ही में देख ही चुके हैं, दंगल जैसी मूवियों का क्या है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना। ठीक है, बहुत सी हमारी जो बहनें हैं तो क्या है? कुश्तियाँ लड़ती हैं और अच्छा खासा करती हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी नंबर, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। अपारंपरिक भूमिकाओं का मतलब क्या होता है कि यदि कोई सिंगिंग प्रोग्राम है तो आप बच्चे को कह दीजिए, यानी कि आप लड़के को कह दें गाना गाने के लिए। कोई ऐसा काम है जो ज़्यादातर लड़कियां करती चली आ रही हैं, तो आप उसको लड़के से करवा दीजिए। ठीक है, यानी कि आप एक दूसरे के कामों को बदल सकते हैं। तो क्या होगा? वो रूढ़िवादिता को खत्म करेगा, यानी कि उससे बचाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यानी कि जो विद्यालय हैं उनको किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। आप बालक को क्या करेंगे? विशिष्ट होने की अनुभूति तो नहीं करा देंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने, जो व्यक्तिगत विद्यार्थी हैं तो उनको अलग अलग आपको उनको क्या करेंगे? मध्य खाई को कम करना। देखो किसकी बात कर रहे हैं? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। भाई सबको समान कैसे किया जा सकता? नहीं किया जा सकता ना, सबकी दर अलग अलग होती है सीखने की। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने का क्या मतलब है? उसमें व्यक्तिगत भिन्नता आपको यही कहती है कि देखो, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब क्या हुआ कि कोई बालक कैसे सीख रहा है, सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा, दूसरा व्यक्ति सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, वो कैसे सीख रहा है। तो अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ये विद्यालय वाले ध्यान नहीं देंगे, ये विद्यालय ध्यान नहीं देगा, तो आपके विद्यालय खोलने का या पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा? ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने में योग्य या अयोग्य है।
तो वह क्या करता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। किसमें? व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो उनको संबोधित करने के लिए किस प्रकार का सहयोग विद्यालय उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करके। सभी के लिए अगर समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन कर दिया जाएगा तो फिर मतलब कहाँ रह जाएगा भाई, सबकी दर अलग अलग है ना, तो सबके लिए आप एक जैसा पाठ्यचर्या या एक जैसा मतलब पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या थोड़ी बना सकते हैं कि आप एक जैसा एक को सिखा रहे हैं वैसा ही आप सेम वो इसको भी सिखाएं। उसकी दर धीमी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा और निचले स्तर में जाना पड़ेगा समझाने के लिए। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता हो, कुछ भी हो, अगर बाल केंद्रित पाठ्यचर्या या हमें सिखाने के अवसर अधिक उपलब्ध करवाए जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है और वह पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो यह ऑप्शन हमारा अभी तक तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा करेंगे, हर संभव प्रयास अगर कर देंगे उनको व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए, तो आपका काम हो गया। फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय भेजें। किसी दूसरे विद्यालय क्यों भेजेंगे? आप पढ़ाने के लिए हैं, आपका विद्यालय है, तो उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्या करेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा देंगे, यानी कि बालक को केंद्र में रखेंगे। ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे ताकि वो क्या करे, सीख सके और आप उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना क्या मतलब है? बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर बल देना। बोर्ड परीक्षा का कोई मतलब नहीं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए जो सीखा है उसको आप क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे और व्यापक स्केल पर नियंत्रण करेंगे। तो ये भी आपको नहीं करना। तीसरा क्या कह रहा है? सीखने को किस प्रकार से अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। शिक्षण के साथ परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए, हमारा ऑप्शन कौन सा? बी और सी, यही दोनों थोड़ा ठीक लग रहे हैं। अब देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर, यानी कि सिर्फ व्यापक ही क्यों, सतत भी तो होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा इसलिए गलत हो जाता है। तुम्हारा बचता क्या है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, यानी कि बच्चा क्या सीख रहा है आप उसको अवलोकित करेंगे और क्या करेंगे, उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से उसमें एक सुधार आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाना। ऐसी हरकतें करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करनी। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारी नेगेटिव बात है, तो इसको भी क्या करेंगे? इसको भी कट कर देंगे। अगला क्या है? सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना। यानी कि जो आप एक मानक बना ले तो उनको प्राप्त करने के लिए क्या करता है? विद्यालय बाधा उत्पन्न करता है। ये भी ठीक नहीं है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। यानी कि जो विद्यालय होता है और उसका जो आकलन होता है तो क्या है? शिक्षार्थियों को मदद करता है। कैसे? जो उनका वातावरण होता है, ठीक है, परिचित वातावरण, यानी कि बच्चे जिसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में या जिस वातावरण के बारे में, तो उससे वो उतना ही बेहतर सीख पाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। आगे चलते हैं, सीखने की तत्परता। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। अब देखो, आपको थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम पता होना चाहिए कि ये कैसे नियम है। सीखने की तत्परता का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? ये थॉर्नडाइक की तत्परता से संबंधित है, लेकिन इसका भी आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्न अलग है और थॉर्नडाइक सिद्धांत अलग है। ठीक है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, यानी कि जो आप सीखने की तत्परता का क्या मतलब है कि आप सीखने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं। तो कब सीखना चाहते हैं? सीखने के सत्यमय और शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। यानी कि अगर आप सीखने के लिए उत्सुक हैं या सीखना चाहते हैं तो वो किस बात पर निर्भर करता है? वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर कैसा है। यानी कि अगर मैं आपको अभी ये प्रश्न सिखाना चाह रहा हूँ तो वह किस पर डिपेंड करता है? वो आपके संज्ञानात्मक स्तर पर डिपेंड करता है। अगर आपका संज्ञानात्मक स्तर ठीक होगा, ठीक है, तो आप सीखने के लिए क्या होंगे? तत्पर होंगे। अगर आपका अभी वर्तमान माइंड ठीक नहीं होगा तो वो क्या होगा? आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप सीखने के लिए आपका दिमाग रेडी नहीं होगा। तो क्या होगा? सीखने के लिए वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 20। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे निम्नलिखित में से
के लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? यानी कि कोई बालक विकलांग है, ठीक है कुछ, तो उनके लिए कौन सा क्या शब्द आप यूज कर सकते हैं? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये तो आप नहीं बोल सकते हैं कि कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? यानी कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अगर अपनी बैसाखियों का प्रयोग करता है तो क्या होगा? तो देखिए, बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो क्या करें, एक प्रकार से उसको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग करके खेल के मैदान तक पहुंच सकते हैं। तो क्या ये एक पॉजिटिव बात है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सही होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे, आप उसको पोलियोग्रस्त नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर पहिया कुर्सी वाले बच्चे, ये भी नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर। डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी कि निम्नलिखित से किसके कारण अधिगम यानी कि सीखने में जो अक्षमता है तो क्या होगी? उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारण, सेरेबल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारात्मक विघ्न। यानी क्या है, सीखने में समस्या कब आती है? मतलब कौन सी चीज़ें क्या करती हैं उनको, मतलब इफेक्ट नहीं करती। क्या लिखा है? के अतिरिक्त। के अतिरिक्त का मतलब क्या है? जो मतलब इनके अतिरिक्त हो अक्षमता उत्पन्न हो सकती है उसके अलावा। देखो, सेरेबल डिस्फंक्शन का मतलब क्या है? जब आपके दिमाग में कोई समस्या होगी तो क्या होगा? तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, तो ये तो पॉजिटिव है। संवेगात्मक विघ्न, अगर आपके संवेग ठीक नहीं होंगे तब भी आप सीख नहीं पाएंगे, ये भी पॉजिटिव। व्यवहारगत, यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं तब भी आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। सांस्कृतिक कारक, जो सांस्कृतिक कारक होता है तो ये क्या करता है? ये इस चीज़ में कोई फर्क नहीं डालता सीखने में हमारे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए क्या है? ये निगेटिव है, इसलिए आंसर कौन सा है? यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, देखेंगे एक समावेशी विद्यालय, पढ़ते हैं इसको। एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है कि शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। सीखने की निर्योग्यता यानी कि जो सीखने में समस्या है उसके अनुसार सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। अगला पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यानी कि विद्यार्थी की जो क्षमताएं क्या है, उन क्षमताओं पर ध्यान नहीं देता। वो क्या बात करता है? वो कहता है कि सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होगा। यानी कि जो समावेशी विकास के लिए शिक्षार्थी की क्षमताओं को नहीं देखता, बल्कि क्या करता है कि विद्यालय की कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। आगे देखेंगे अभी इसी में इसके और ऑप्शन, यानी कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध। तो ये क्या, ये तो निगेटिव हो गया ना। आप कम चुनौतीपूर्ण काम किसके क्यों करेंगे? किसी के लिए विशेष ध्यान नहीं देना, ठीक है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध, केवल विशेष के लिए, ये भी क्या है? निगेटिव है। इसीलिए फिर से ऊपर आप देख लें कि शिक्षार्थी की निर्योग्यता के अनुसार, निर्योग्यता का मतलब जो सीखना नहीं चाह रहे उनकी योग्यता के अनुसार, तो ये क्या है? ये भी निगेटिव। तो हमारा बस्ता कौन सा? हमारा बस्ता है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ठीक है। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि सभी का विकास करना, उनकी क्षमता कैसी है, कौन किस प्रकार से सीख रहा है, इसकी परवाह नहीं करना, हमें सभी को सिखाना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। आगे चलेंगे, देखेंगे कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का क्या मतलब है कि अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं, ठीक है। अधिगम निर्योग्य यानी कि सीखने में क्या हो सकते हैं? योग्य नहीं हो सकते। क्या है? ये तो गलत है। इसके बाद क्या है? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उत्पन्न नहीं कराए। देखो, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का मतलब क्या है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का मतलब ऐसे बालक से है, मान लीजिए आपके बालक में कक्षा में कोई ऐसा बालक है जो प्रतिभाशाली है, तो इसका मतलब ये कि बाकी और बच्चों की अपेक्षा वो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। अगर बाकी बच्चों की अपेक्षा वो ज़्यादा ठीक है तो जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे सभी को, तो जो प्रतिभाशाली बालक हो वो जल्दी सीख लेगा। इसके बाद क्या करेगा वो? इसके बाद वो खाली बैठा रहेगा, आप बाकियों को सिखाते रहेंगे। तो ऐसे बालक को खाली नहीं बैठने देना। ऐसे बालक क्या करना है? ऐसे बालक को शिक्षा के साथ साथ हमें अन्य चीज़ों में भी क्या करना है? उसको सम्मिलित कर देना। जैसे संगीत हो गया, खेल हो गया, हस्तकला हो गया, ऐसी चीज़ों में सामान्यतः क्या होता है? विद्यालय में ये सहयोग नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलना चाहिए। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उत्पन्न नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, हीरो नहीं बनाना, बालक को बालक रहने देना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, देखेंगे डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है, यानी कि किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण, और दूसरा क्या? अनुवांशिक रचना, तीसरा वातावरणीय अभिप्रेरणा। देखो,
बालक प्रतिभाशाली होना ना होना ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी और सी एक साथ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 25। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। देखो, जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको एक तरीके से स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है? आप उसको बांध नहीं सकते, ठीक है? अगर आप उसको ये छोड़ दे देंगे किसी काम को करने के लिए, थोड़ी सी अगर आप उसको छूट दे देंगे तो वो क्या होगा? ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। यदि आप उस पर दबाव बनाते रहेंगे तो क्या होगा? सीख नहीं पाएगा। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ऐसा नहीं करना। निरंतर गृहकार देते रहना, लगातार गृहकार देते रहने से क्या होगा? एक ही चीज़ सीख पाएगा, बाकी नहीं सीख पाएगा, ठीक है? सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, व्यक्तिगत कार्य तो करते ही करते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन तो कौन सा है? वह है कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट दे देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो थोड़ी देर के लिए उन्हें क्या होना चाहिए? एक छूट दे देनी चाहिए, ठीक है? जिससे बालक क्या होगा? ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं, ठीक है? आगे अगला देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, यानी कि जो गतिक कौशल होते हैं तो उनमें अधिगम निर्योग्यता क्या होती है? यानी कि जो सीखने में योग्य नहीं हो वो होती है अधिगम निर्योग्यता, ठीक है? देखो, तो जो हमारी डिस्फेजिया होती है, तो डिस्फेजिया क्या होती है? डिस्फेजिया देखो, जो हमारी अधिगम निर्योग्यता होती है यानी कि गतिक कौशल होती है, तो गतिक कौशल क्या होता है? गतिक कौशल होता है हमारा डिस्प्रेक्सिया, यानी कि जो डिस्प्रेक्सिया होती है तो क्या होती है? वो गतिक कौशल होती है। और डिस्कैल्कुलिया क्या होती है? ये गणितीय विकार होता है। डिसलेक्सिया ये पठन विकार होता है। इसके बाद क्या बचता है? डिफेजिया, डिफेजिया हमारी भाषा विकार होती है, ठीक है? तो हमारा गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कौन सी होती है? ये होती है डिस्प्रेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे अधिगम निर्योग्यता, यानी कि अधिगम निर्योग्यता क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती अधिगम निर्योग्यता, यानी कि सीखने में योग्यता न होना। एक स्थिर अवस्था, देखो अगर सीखने में समस्या है या सीखने में कोई योग्य नहीं है तो उसमें क्या समस्या है? वो स्थिर अवस्था है, वो स्थिर नहीं है, क्योंकि सुधार तो हो सकता है ना। सुधार ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी के साथ समस्या है तो हमेशा बनी रहेगी। एक चर अवस्था, चर का मतलब क्या है? कभी अगर उसको सहायता दी जाए तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? सुधार हो सकता है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, ठीक बात है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है। तो अधिगम निर्योग्यता का मतलब क्या है? देखो, प्रश्न ये इतने छोटे छोटे हैं लेकिन प्रश्न बहुत तगड़े हैं, ठीक है? तो अधिगम निर्योग्यता का मतलब क्या है? अधिगम निर्योग्यता का मतलब है कि जो सीखने में है क्या, तो योग्यता ना होना, यानी कि समस्या होना। तो वो क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता। अगर उसमें निवेश दिया जाए या उसको ऐसा माहौल दिया जाए तो उसमें क्या सुधार हो सकता है ना। तो इसमें क्या लिखा है? सुधार नहीं हो सकता। तो ये हमारा इसलिए गलत है। एक स्थिर अवस्था, यानी कि अगर किसी के साथ कोई समस्या आ रही सीखने में तो वो हमेशा थोड़ी बनी रहेगी, इसलिए हमारा भी गलत है। और एक चर अवस्था, चर अवस्था का मतलब क्या होता है? चर अवस्था का मतलब होता है कि उसमें सुधार हो सकता है, हमें उसमें ज़रूरत मतलब है किसकी? सहायता की। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है? आगे चलेंगे, देखेंगे के अतिरिक्त, फिर से क्या आ गया? फिर आ गया के अतिरिक्त। निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण क्या है? परिणामों की आशा करना। आप अगर जब समस्या समाधान के चरणों की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि समस्या समाधान के कितने चरण होते हैं। देखो, पहला क्या है? परिणामों की आशा करना। दूसरा समस्या की पहचान करना। तो ये तो समस्या समाधान का पहला चरण होता है ना, समस्या के समाधान के। तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है? समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, ये भी अभी नहीं फिक्स। संभावित युक्तियों की खोज करना। देखो, आपको पता होना चाहिए कि समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से। तो देखो, इनकी जो चरण होते हैं तो क्या है? समस्या समाधान का जो पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान यानी कि चयन करना। दूसरा समस्या के कारणों का पता लगाना। तीसरा क्या होता है? समस्या संबंधित सूचना इकट्ठा करना, यानी कि जो संबंधित युक्तियाँ होती हैं खोज करना। तो ये भी क्या होता है? समस्या समाधान का चरण होता है। समस्या की पहचान ये भी चरण होता है। लेकिन जो परिणामों की आशा करना और समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों समस्या के चरण समाधान के चरण में नहीं आते। लेकिन जो हमारे मतलब आयोग ने माना, तो आयोग ने क्या माना है? आयोग ने माना कि परिणामों की आशा करना, यानी कि आप परिणामों की आशा नहीं कर सकते, ठीक है? केवल समस्या समाधान के आप चरण बनाएंगे, आप उनसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक है? लेकिन रिजल्ट तो उम्मीद की जा सकती है ना। और इसकी बात करते हैं समस्या छोटे हिस्सों में बांटना। समस्या का छोटे हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है? कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट के आप उसकी मदद कर रहे हैं, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ये एक प्रकार से इसके फोल्डिंग की बात है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में कन्फ्यूजन। लेकिन अगर आयोग की बात करें तो आयोग ने क्या माना? आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? लेकिन अधिकांश शिक्षक क्या मानते हैं? अधिकांश शिक्षक मानते हैं कि समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, इसको माना गया है। लेकिन अगर इसकी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो जैसे जॉन डीवी सर की बुक है समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। उसमें ना तो परिणामों की आशा करना और ना समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, ये दोनों समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं दिए गए हैं। इसलिए अगर आयोग के साथ जाएं तो ऑप्शन नंबर ए, और अगर अधिकांश शिक्षकों के साथ जाएं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है?
आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। किसकी बात है? शिक्षक की बात है। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो हमको क्या करना है? व्याख्यान करना नहीं, क्योंकि किसको पढ़ा रहे हैं? प्राथमिक को पढ़ा रहे हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर मूल क्या है? ये क्या करेंगे आप? ये तो कर नहीं सकते। आप बच्चे को मारपीट थोड़ी दे सकते हैं, ना आप उसको डरवा सकते हैं। गंभीर टिप्पणी देना चाहिए, ये नहीं करना आपको। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। अगर कोई बालक गलती करने से बचेगा तो वो सीखेगा कहाँ से? ठीक है, तो ये क्या है? ये नेगेटिव है। ठीक है, जब तक कोई गलती करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। ठीक है, तो गलती या तो होती है या तो नहीं होती है, लेकिन अगर गलती करने से बचेगा तो इसका मतलब वो सीख ही नहीं रहा। तो ऑप्शन सी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। चौथा देखते हैं, चौथा क्या कर रहा है कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई बालक अपने विचारों को प्रेषित कर रहा हो, ठीक है, आपके सामने रख रहा हो, तो आप उसको मना नहीं करेंगे। यदि आप मना कर देंगे तो क्या होगा? उसके जो विचार होंगे तो विचार दब जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्या है? अगला देखते हैं कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। ठीक है, क्या है? अति इच्छुक है, यानी कि A+ ग्रेड लाना चाहती है। ठीक है, जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। यानी कि जब वो कहाँ पहुँचती है? कमरे पहुँचती है तो क्या हो जाती है? नर्वस हो जाती है। उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जैसे ही अभी आपका पेपर आएगा सीटेट का, तो अभी आप में से अधिकांश लोगों के साथ या कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है, सबके साथ होता है। अगर परीक्षा देने जाते हैं तो एक नर्वसनेस होती है। ये क्यों होता है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रहे। मुझे तो यही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए। फिर भी आगे पढ़ते हैं। शायद वह अपने तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। आत्मविश्वास नहीं होता तो पेपर देने ही नहीं जाती। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचते हैं, सब सोचते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, तो वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। शिक्षार्थी शिक्षिका जो ड्यूटी है वह उसकी कक्षा अध्यापक की, ये बिल्कुल नेगेटिव है। तो क्या है? जब हम परीक्षा हाल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें घबराहट क्यों होती है? तो हम अपने संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर पा रहे होते, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आज के वीडियो में बस यही 30 प्रश्न थे CDP के। ये पेपर बड़ा अच्छा ही पेपर था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर हिट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।